नमस्कार मेरे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रिच बिट्स के अंदर। आज के दिन हम बात करेंगे इंडसइंड बैंक के बारे में, जिसके शेयर के अंदर 27% की गिरावट मात्र एक दिन में देखने को मिली। आखिर क्या हुआ ऐसा कि इंडिया का टॉप 6 बैंक में से एक बैंक 27% गिर गया। एक लार्ज कैप टाइप का स्टॉक कैसे 27% गिर सकता है, जहां पर 5%, 10% या 25% पर लोअर सर्किट लग जाते हैं। ये एक बिगनर का सवाल है जिसको भी मैं कवर कर दूंगा। देन इसके अलावा आखिर क्या दिक्कत थी वो भी कवर करेंगे। क्या क्या चीज़ें हो सकती है, मैनेजमेंट का क्या बोलना है, वो सारी बातें इस वीडियो में कवर करूंगा और जितना हो सकता है इजी लैंग्वेज में मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो बस मेरे साथ बने रहना, केवल मेरी बातों को सुनना, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, 27% कैसे गिरा, तो आपको बता दूं कि ये जो शेयर है ना, ये आपको इंडेक्स का भाग देखने को मिलता है, ठीक है। निफ्टी 50 का ये पार्ट है और निफ्टी 50 का पार्ट होने का मतलब क्या है कि कोई भी शेयर निफ्टी 50 का पार्ट तब होता है जब वो डेरिवेटिव मार्केट यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर हो, और ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में है। और कोई भी शेयर अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में होता है तो उसमें लोअर सर्किट नहीं लगता, मतलब लग तो जाता है लेकिन उसको वापस खोलते हैं। जैसे देखो, सुबह यहाँ पर लोअर सर्किट लगा, एक खोल दिया गया, वापस लोअर सर्किट लग गया, ठीक है। ये लोअर सर्किट को लग गया, फिर मार्केट खोला, फिर थोड़ा मतलब कंसोलिडेट करा, लेकिन देखो यहाँ पर वापस एक लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, फिर वापस खोल दिया गया। मतलब ये एक दिन के अंदर, एक चीज़ का ध्यान रखना, जो बिगनर है, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले शेयर होते हैं ना, वो एक ही दिन के अंदर 60% भी गिर सकते हैं, तो 90% भी एक ही दिन के अंदर गिर सकते हैं। इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो ठीक है, मार्केट का टाइम खत्म हो गया, बंद हो गया, वरना ये चाहता तो भाई और भी गिर सकता था अगर लोग सेलिंग करते। तो मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर कोई भी मतलब सर्किट नहीं लगता, इसका हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आप सभी को पहला पॉइंट तो क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 के बारे में कि आखिरकार ये शेयर गिरा क्यों, क्या पॉइंट था। देखिए, इसका जो डेरिवेटिव पोर्टफोलियो है, इसका जो डेरिवेटिव पोर्टफोलियो है उसके अंदर में गिरावट देखने को मिली, उसके कारण ये पूरा मीटर हुआ। डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में क्या हुआ, तो भैया कुछ हिसाब किताब के अंदर गड़बड़ देखने को मिली, बुक्स ऑफ अकाउंट में इशू देखने को मिला। इन्होंने जब अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो को रिव्यू करा, उसके हिसाब को वापस चेक करा, तो वहां पर हमें इशू देखने को मिला, कुछ हिसाब गड़बड़ देखने को मिला, जिसके कारण इसको एक बड़ा लॉस हो सकता है। और ये जो लॉस है दोस्तों, 1600 से 2000 करोड़ का हमें देखने को मिल सकता है, यानी 2.35% का इसके टोटल नेटवर्थ का ये लॉस हो सकता है। ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है, ऑफकोर्स ये एस्टिमेट है, लेकिन मेन पॉइंट आखिर ये डेरिवेटिव पोर्टफोलियो क्या होता है। मैंने आपको बोला था ना कि आपके जितने भी डाउट है इस वीडियो के अंदर बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में सॉल्व करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो अब हम बात करेंगे डेरिवेटिव पोर्टफोलियो के बारे में। देखो दोस्तों, जब भी हम कोई शेयर बाय करते हैं तो हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर वो शेयर हमें देखने को मिल जाता है। और अगर हमने 2, 3, 4 अलग अलग कंपनी अगर हमने बाय कर ली तो वो हमारे एक पोर्टफोलियो बन गया, हमारी एक इन्वेस्टमेंट बन चुकी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम पोर्टफोलियो। अब जैसे मान लो, ये जो बैंक होते हैं ना, ये भी अलग अलग जगहों पर अपना पैसा लगाते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि मान लो इन्होंने कमोडिटी के अंदर कर दी, गोल्ड के अंदर कर दी, या फिर ब्याज के अंदर कर दी। देन इसके अलावा कोई अलग कंपनी के शेयर बाय कर लिए, या फिर अलग कोई बैंक के भी शेयर बाय कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उनकी भी इक्विटी खरीद सकते हैं, जिनको ये बोलते हैं डेरिवेटिव पोर्टफोलियो। आई होप आप सभी को ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। ये क्या है, इंडसइंड बैंक का एक डेरिवेटिव पोर्टफोलियो है, जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको गड़बड़ देखने को मिली। उन्होंने इसके जो हिसाब किताब था उसको रिव्यू करा, वापस चेक करा, तब उनको ये गड़बड़ मिली और उन्होंने बताया कि यार हमें 2.35% का यानी 1600 से 2000 करोड़ का हमें नुकसान देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने रिव्यू क्यों करा, तो देखो भाई, इसका अनुमान हो चुका था पहले ही आरबीआई को, ठीक है, थोड़ा सा अंदाजा इनको लग ही चुका था। और इन्होंने ही इंडसइंड बैंक को बोला था कि यार भैया, आप अपने ना पोर्टफोलियो को एक बार फिर से, आपके जो असेट मैनेजमेंट पोर्टफोलियो उसको एक बार फिर से चेक करो, उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। और ऐसा ही हुआ, और इसके बाद इंडसइंड बैंक ने अपना डेरिवेटिव पोर्टफोलियो चेक करा और 10 तारीख के दिन एक्सचेंज को फाइलिंग के अंदर बताया कि यार भैया, हमारे पास ये गड़बड़ देखने को मिली और हमें इतना नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने अभी तक जो भी आपको बताया शॉर्ट के अंदर आपको बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अब देखिए, अपन वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं अशोक हिंदुजा के बारे में। आखिरकार ये कौन है, इनका यहाँ पर क्या रोल है, ये भी बता देता हूँ। देखिए, जो इंडसइंड बैंक है ना, इसकी जो पेरेंट कंपनी है, मतलब जो प्रमोटर होल्डिंग किसके पास देखने को मिलती है, हिंदुजा ग्रुप के पास। भैया, हिंदुजा ग्रुप की ये कंपनी, अब कईयों ने जो स्टॉक मार्केट के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं उनको तो पता है हिंदुजा ग्रुप क्या है, कितना बड़ा ये ग्रुप हमें देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता दूं, हिंदुजा ग्रुप की भी एक फ्लैगशिप कंपनी है जिसका नाम है अशोक लीलैंड, जिसका ट्रक आप सभी को पता है भैया। तो ये उसी ग्रुप से बिलोंग करती है। अब देखो, यहाँ पर क्या है कि हिंदुजा ग्रुप के पास इंडसइंड बैंक के अंदर, ये मान लो इंडसइंड बैंक है, इसके अंदर 15% की होल्डिंग है, किसके पास, हिंदुजा ग्रुप के पास, ठीक है। अब यहाँ पर हिंदुजा ग्रुप से बाहर निकल कर आते हैं अशोक हिंदुजा जी। इनका क्या बोलना है कि देखो भैया, ऐसा है कि पहली बात, हमें हमारे मैनेजमेंट और इंडसइंड बैंक के मैनेजमेंट के ऊपर पूरा भरोसा है, ठीक है। ऐसी कोई भी गड़बड़ हुई तो इंडसइंड बैंक इससे आराम से रिकवर कर लेगा, मतलब इन चीज़ों से बाहर निकल जाएगा। 30 साल से हमारे बैंक ने बहुत सी दिक्कतों का सामना करा और आने वाले समय में भी ये सामना करेगा और इन छोटी मोटी चीज़ों को आराम से कवर कर देगा। देन इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला कि मैं आरबीआई से दरख्वास्त करता हूँ, मतलब आरबीआई के पास इन्होंने रिक्वेस्ट डाली है कि यार, अगर आरबीआई
इनको अप्रूवल दे देता है तो ये इंडसइंड बैंक के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, अपनी होल्डिंग को बढ़ाएंगे और 15 से 26% की ये कर लेंगे। मतलब अभी इनके पास कितने परसेंट स्टेक है? 15% के, और ये कितना करना चाह रहे हैं? 26%। इससे क्या होगा? बैंक को भी पैसा मिल जाएगा। मतलब कुल मिलाकर बैंक को पैसा देने के लिए तैयार है, क्योंकि देखो भाई ऐसा है, हिंदुजा ग्रुप कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है और इंडसइंड बैंक बहुत बड़ा बैंक है, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई भी गड़बड़ी होती है ना तो इसको जो बैकवर्ड है ना, मतलब इसके जो पीछे जो लोग हैं ना, बहुत बड़े नाम देखने को मिलते हैं और वो इसको बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। जैसे कि वोडाफोन आइडिया, उसको बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया जाता, ठीक उसी प्रकार से इंडसइंड बैंक के अंदर अगर कोई भी गड़बड़ी होगी तो भैया पीछे हिंदुजा ग्रुप बैठा है। देन इन्होंने ये भी बोला कि हमारा जो बैंक है इनके पास पर्याप्त बैलेंस है इस दिक्कत से निकलने के लिए, और फ्यूचर में कोई भी दिक्कत होगी तो हम इनके साथ खड़े हैं, हम और भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनके साथ तैयार है। देन इन्होंने मैनेजमेंट की भी तारीफ करी कि यार मैनेजमेंट ने ट्रांसपेरेंसी दिखाई, ठीक है, पारदर्शिता दिखाई, जो भी दिक्कत थी सामने रख दी कि यार देखो यार हमारे साथ ये दिक्कत हुई है, हमारे अकाउंट में ये दिक्कत देखने को मिल रही है, वरना बुक्स ऑफ अकाउंट की दिक्कत ऑडिटर को भी दिख सकती थी, लेकिन हमारे मैनेजमेंट ने ये सारी चीज़ें बताई। देखो भैया जो बैंकिंग सेक्टर होता है ना, पूरा काम करता है ट्रस्ट के ऊपर, ठीक है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो भैया आप आने वाले समय में येस बैंक भी बन सकते हो। ऑफकोर्स ऐसे मीम चल रहे हैं, लेकिन इसको जो पीछे हाथ देखने को मिलते हैं वो पूरी कोशिश करेंगे इस चीज़ से इसको निकाल ले और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट वो कर सकते हैं। लेकिन लोगों के मन में अभी भी सवाल है, क्योंकि बैंकिंग जो सेक्टर ना ट्रस्ट पर काम करता है, लेकिन सवाल क्या है कि अगर ये सारी चीज़ें थी तो पहले क्यों नहीं बताई? आरबीआई ने आपको क्यों चेतावनी दी? आरबीआई को इस चीज़ की कैसे शंका हो चुकी थी? तो बहुत से सवाल अभी भी इन्वेस्टर के मन में है। देन एक सवाल और, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इंडसइंड बैंक अलग अलग बैंक में पैसा लगाता है, उसी प्रकार से बहुत सारे बैंक भी इसके अंदर पैसा लगाते होंगे। और एक पॉइंट और बताया था कि ये कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट में देखने को मिलता है, और कई ऐसे म्यूचुअल फंड है जो डायरेक्ट इंडेक्स के अंदर ही पैसा लगाते हैं, यानी उनका इनडायरेक्टली पैसा किस में गया? इंडसइंड बैंक में भी गया। तो भैया गया, अब उनके साथ क्या हुआ? आइए एक नज़र उनके ऊपर भी डालते हैं। तो दोस्तों एक झलक आप इस पर भी डाल लो कि यार म्यूचुअल फंड के साथ क्या हुआ। आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट थी इसके अंदर 3700 की, ठीक है, 3778 करोड़ की, जो कि कितनी हो चुकी है? 2671 करोड़ की। मतलब कितनी हेवी गिरावट एक ही दिन के अंदर देखने को मिली। एचडीएफसी की बात करते हैं 3500 से 2500, एसबीआई की बात कर लो 3000 से 2100। मतलब कुल मिलाकर ये भैया पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल रही है, इन सभी की कंडीशन बुरी देखने को मिल रही है। तो मेन पॉइंट है, सिर्फ आप ही का पैसा नहीं डूबा। आप ये सोचते हो कि मार्केट कैसे काम करता है, तो भैया मार्केट ऐसे काम करता है। जो बिगनर है सीख लेना, मार्केट में जो गिरावट आती है इनसे निकलना पड़ता है। ये माइंडली प्रेशर है, आज नहीं तो कल कवर हो जाता है। मेन पॉइंट अभी भी मैं यही बोलूँगा कि जब तक जांच नहीं हो जाती, ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, तब तक केवल वेट एंड वॉच करते अपन भी। गवर्नमेंट भी भाई कई सेक्टर के ऊपर करते, तो आज हम भी वेट एंड वॉच करेंगे, देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है। देन भैया मैंने आपको जब मार्केट सिखाना शुरू करा था, जब ये चैनल मैंने बनाया था, तब मैंने आप सभी को बताया था कि कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जहाँ पर अगर आपकी नॉलेज अच्छी नहीं होती, जहाँ पर अगर आपको सारे रूल्स रेगुलेशन का नहीं पता, तो आप चाहो तो उनसे दूर रह सकते हो। जरूरी नहीं कि अगर वो कंपनी अच्छा कर रही है, वो सेक्टर बढ़िया कर रहा है, तो आप उसमें जबरदस्ती पैसा लगाओ। अगर आपको नहीं समझ आ रहा उसका बिजनेस, पीछे हट जाओ, ठीक है। अगर आपको बैंकिंग इंडस्ट्री कम समझ में आती है, दूर हट जाओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार आरबीआई के बहुत से रूल है जिनका पालन बैंक नहीं कर पाती, या फिर कई बार कुछ ना कुछ गड़बड़ देखने को मिल जाती है, तो आप दूर हट सकते हो भैया। देखो मार्केट में बहुत ऐसे सेक्टर है, बहुत सी कंपनीज है, अगर आपको नहीं समझ में आता फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में या फिर इनके जो ये जो सेक्टर है, तो आप दूर हट जाना ज़्यादा बेटर है, बतौर ऐसे सेक्टर में जाना जिसकी नॉलेज ना हो। तो दोस्तों आई होप आप सभी को इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आसान भाषा में बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस दोस्तों आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद गाइस।